Hello students, today we are going to start with our last chapter in Indian economy, that is comparative development experiences of India and its neighbors. See, before I begin with this chapter, children, let me tell you that from the beginning of this book, we are studying the development experience of India. In detail, we have already studied. Also, students, we have studied the policies what India had adopted. इस पूरी बुक में हमने इंडिया के एक्सपीरियंसेस देख लिया था डिटेल में, और इंडिया ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, क्या क्या प्लान्स थे और उन प्लान्स का क्या इम्पैक्ट हुआ था डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में. ये सारी चीज़ें हमने अबाउट इंडिया वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. उसी ओवर द लास्ट 2 decades or so, the economic transformation मतलब that is taking place in different countries across the world, partly because of the process of globalization. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बाकी कंट्रीज़ में भी जो चेंजेस आ रहा है हैज़ बोथ शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ ईच कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया. हर कंट्री का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, it's all different of all different countries. So due to economic transition and globalization, nations have been primarily trying to adopt various means and which will strengthen their own domestic economies. हर country जो है अपनी 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 policies निकाल रही है ताकि वो with strengthen then their own domestic economies. So students, this was the introduction of this chapter, but see, in this chapter we will study about a comparative study between the neighbors, means between the 3 countries. Which are the 3 countries? India, Pakistan and China, and look after the outcomes of their policies after the independence. मतलब independence के बाद whatever policies these countries have adopted, we will see कि उनका outcome क्या हो गया. Okay, so that we are going to study in this today's chapter. तो इंडिया की स्ट्रैटेजी तो मैंने जैसे बताया ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चाइना स्ट्रैटेजी. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चाइना स्ट्रैटेजी. मतलब इंडिया और पाकिस्तान, सी इंडिया एंड पाकिस्तान दे गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. ठीक है, एंड चाइना गॉट इट्स नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द ईयर 1949. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू रिमेंबर. Okay, so all the 3 countries started their development path at the same time. तीनों भी कंट्री का डेवलपमेंट एकदम एक साथ उन्होंने शुरू किया था. इंडिया और पाकिस्तान जैसे मैंने बताया दे गॉट इंडिपेंडेंस इन 47, whereas रिपब्लिक ऑफ चाइना विच इज़ कॉमनली known as चाइना, it was established in the year 1949. So all the 3 countries started their planning in similar ways. मतलब तीनों भी कंट्रीज़ ने अपने अपने वे में अपने 5 year प्लान्स लाना स्टार्ट किया. सो यू ऑल नो इंडिया स्टार्टेड इट्स 5 year प्लानिंग इन द ईयर 1951. ओके, चाइना स्टार्टेड इट्स 5 year प्लान इन 1953 एंड पाकिस्तान ने 1956 में अपने 5 year प्लान्स लॉन्च किए थे. ओके, सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस. सो ऑल दिस कंट्रीज स्टार्टेड देयर प्लानिंग इन सिमिलर वेज ओनली. इंडिया हैज़ अनाउंस इट्स फर्स्ट 5 year प्लान इन 1951, चाइना इन 1953 and Pakistan in the year 1956. And you all must be knowing, children, India and Pakistan has adopted mixed economy pattern we are following in our country. But children, whereas China has adopted statism मतलब ये पब्लिक सेक्टर को एक की रोल दे दिया है इन ऑल द 3 इकोनॉमीज. मीन्स स्टैटिज्म रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम. स्टैटिज्म क्या है? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर इन विच द स्टेट हैज़ सब्सटेंशियल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स. ऑल्सो इट इज़ नोन एज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, वेयर इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेशन ऑफ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का ये मतलब होता है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेशन ऑफ कैपिटल गुड्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी वाइड एंड economic and production plans. A planned economy may use centralized, decentralized और participatory forms. In short, चाइना में क्या था? स्टैटिज्म है, मतलब पब्लिक सेक्टर इज असाइंड अ की रोल इन ऑल द 3 इकोनॉमीज. इट मीन्स वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है. ओनली द गवर्नमेंट, दैट इज द पब्लिक सेक्टर, इज हैविंग द होल पावर. इन शॉर्ट वी मीन टू से दिस. सो लेट्स बिगिन द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ फर्स्ट चाइना. Okay,
So basically we are starting with the development strategy of China. So students, here what did China did? Establishment of Republic of China, it got in the year 1949. मतलब इसका establishment हो गया just 2 years after our independence. So we have to study from there. वहाँ से हमें शुरू करना है till now today. 1949 से लेके till now how China has reached, what heights China has reached, and how China has adopted or achieved that growth. Okay, that all things we are going to study in this today's video. So what growth policies China has adopted, and because of which China has reached where it has. Okay, then we will study about Pakistan and then India, and then we will find out a difference between all these three countries. Second point is what? Government control. See children, in China मिक्स्ड इकोनॉमी को नहीं उन्होंने फॉलो किया था, वेर एज इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी. गवर्नमेंट कंट्रोल को ज़्यादा उन्होंने पावर दिया था. ऑल्सो इन गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइवेट कैपिटलिस्ट कैन वर्क. ये उनके कंट्री में ये भी है कि इन गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइवेट कैपिटलिस्ट कैन ऑल्सो वर्क. सो दिस फ्रीडम वॉज प्रोवाइडेड बाई चाइना, बट जो मेजर कंट्रोल वॉज कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ, वॉज कम्प्लीटली इन गवर्नमेंट ओरिएंटेड. मतलब जो भी प्राइवेट कैपिटलिस्ट है वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको फ्रीडम दी हुई थी. दे वर गिवन फ्रीडम बाय चाइना, बट उनके पास गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो मेजर कंट्रोल है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होगा. ओके, विच द कम्युनिस्ट पार्टी वुड डू. थर्ड इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन द ईयर 1958. चाइना ने इन द ईयर 1958 एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया था. सी स्टूडेंट्स, व्हाट इट वाज, just understand this point very carefully. This is the important point. See, in 1958 Great Leap Forward campaign was launched by the government of China. Why it was launched? For the process of industrialization. ठीक है, this campaign would aim at modernizing the economy by rapid industrialization. अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेवलपमेंट लाया. People were engaged to set up industries in the backward areas. So this process of industrialization aids to the growth rate of the economy of China. इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बहुत बड़े स्केल पे उन्होंने क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया. एंड फॉर प्रमोटिंग द पॉलिसी विच वॉज यूज इन द रूरल एरियाज, उन्होंने क्या कर दिया? रूरल एरिया में कुछ पॉलिसीज़ लेके आई. तो क्या किया चाइना ने? एक वहाँ के लोगों को लालच दे दिया कि वहाँ के सारे कैपिटलिस्ट को आप रूरल एरियाज़ मतलब बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं. मतलब वहाँ के जो कैपिटलिस्ट है, जो वो लोग अपने अपने एरिया के बैकयार्ड में, रूरल एरियाज़ में जो भी अगर इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ को उनकी गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी? बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी. एंड दे विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ टैक्स फ्री. उनको ये कहा गया कि आपको ये सब करने पे बहुत ज़्यादा टैक्स में कंसेशन मिलेगा. एंड ये एक पॉलिसी है जिसने चाइना ने क्या कर दिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन को इनिशिएट किया था. सो यहाँ से फ्रॉम ईयर 1958 के बाद से 9 years के बाद, सी स्टूडेंट्स, दिस वॉज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब स्टार्ट हुआ? 1958 में. ओके, एंड चाइना ऑल्सो गॉट. सो आफ्टर द 9 years मीन्स 9 years के बाद उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दिया. ठीक है, इंडिपेंडेंस के 9 years के बाद उन लोगों को लगा कि अब हमें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना है. बट इसका मतलब बिफोर दीज 9 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो लोग क्या कर रहे थे? दे वर नॉट लाइक अस, यू नो. उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पोर्टेंस उस समय नहीं दिया इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद. ठीक है, सो उन्होंने क्या, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हम लोगों ने क्या किया? एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग भूल गए. वी फॉरगॉट अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड स्ट्रेट अवे वी जम्प टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. बिकॉज हमने क्या किया? हमारा प्राइमरी सेक्टर तो जो था दैट इज एग्रीकल्चर, उसको इग्नोर कर दिया. दैट वॉज अवर प्राइम सेक्टर एंड वी गिव इम्पोर्टेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना ने 9 years तक सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर का डेवलपमेंट किया. और उसके बाद इन द ईयर 1958 चाइना ने आके अपना ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन स्टार्ट किया. ठीक है, वेयर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बैकवर्ड एरियाज़ को उन्होंने क्या किया? प्रमोट कर दिया. सो दे प्रमोटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज़. कैसे प्रमोट किया? हर कैपिटलिस्ट को वहाँ के लोगों से कहा गया कि आप लोग अपने बैकयार्ड में वॉट एवर दे विल डू,
whatever sort of production, whatever sort they will do, they will be given tax rebate in that. I hope you have understood this point. Next work that was done in the development strategy of China was Great Proletarian Cultural Reform. ये क्या है Great Proletarian Cultural Reform? See students, it was launched by the Mao Tse-tung. Okay, तो ये जो चेयरमैन थे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे 1966 से लेके 1976 तक थे. इन्होंने क्या किया? हु माओ से तुंग. ओके, इन्होंने 1966 से लेके 76 तक ये चेयरमैन थे. सो इन द ईयर 1965 इन्होंने एक रिफॉर्म स्टार्ट किया. ओके, उस रिफॉर्म को हम बोलते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिफॉर्म. उस रिफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिफॉर्म. इसका मतलब क्या होता है? इट वॉज वन सच रिफॉर्म विच आवर कंट्री इंडिया नीड्स द मोस्ट. इस रिफॉर्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? हमारी कंट्री को ज़रूरत है. क्यों? ध्यान से सुनना. सी, इन द ईयर 1956 माओ से तुंग, जो कि उस समय चेयरमैन थे ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, हैज़ इंट्रोड्यूस ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन में ये था कि जितने भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे वह सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द रूरल एरियाज़. उनको गांव में, पिछड़े एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में भेजा गया. क्या बोला गया कि आप लोग रूरल एरियाज़ में जाइए और जाके देखिए कि वहाँ के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उन प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन निकालना है. ये किसने बोला? गवर्नमेंट ने, चेयरमैन ने बोला. किसको? टू द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स. सो दिस हेल्प द पीपल ऑफ चाइना टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी एंड टू हेल्प अदर्स इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. अब जब लोगों ने इसके बारे में सर्वे किया, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, एंड उनसे कहा गया कि क्या उनकी प्रॉब्लम है और क्या उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, उससे क्या हो गया? उनकी गवर्नमेंट को, मतलब चाइना की जो गवर्नमेंट है, इट हेल्प्ड इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. सो दे स्टार्टेड टू डेवलप. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. And the last development strategy over here is to special economic zones. Now I don't think special economic zones के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है. In our previous videos about India also I have told you. Special economic zones तो सबको पता ही है ये कौन सी जगह होती है. ठीक है, ये in order to attract the foreign investors, special economic zones was set up in China. इंडिया में भी हुआ है लेकिन सबसे पहले ये चाइना में स्टार्ट हुआ था. यहाँ पे क्या होता है? It refers to a region that has the economic laws from different from countries economic law. मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है और जहाँ पे क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक लॉज कंट्रीज़ के जो होते हैं वो यहाँ से थोड़े से अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड किया. ठीक है, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गवर्नमेंट ने लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की? मतलब जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए, दैट दे विल गेट चीप लेबर. ओके, उनको टैक्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा, मतलब उनको टैक्स कम देना पड़ेगा. लेबर लॉज वहाँ के अलग होंगे और लेबर रेट्स भी बहुत चीप हो सकते हैं. और सब्सिडाइज रेट में उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है. सो दीज आर द फैसिलिटीज़ which have been given in all the special economic zones. Even in India also they have been given. So these zones are set up with the aim to increase foreign investment. I hope about the China's development strategy you must have understood, students. Okay. Second, another thing what China did, students, that was reform phases. Means China brought reform phases. Now what are these reform phases? Just see. The government of China has introduced reforms in 2 phases. चाइना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिफॉर्म्स कितने फेसेस में इंट्रोड्यूस किया? 2 फेसेस में, फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज. और इन द फर्स्ट फेज, मतलब इन द इनिशियल फेज, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर. ठीक है, इट इंक्लूड्स व्हाट? इसमें क्या उन्होंने रिफॉर्म लाया? इट इंक्लूड्स एलोकेशन ऑफ लैंड टू जनरल पब्लिक हु वर अलाउड टू कीप all the income from the land after paying certain minimum tax. It means children कि वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों से ये अपील की कि आप लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर उनको इनिशिएटिव लाना था तो व्हाट दे टोल्ड, उन्होंने जितनी भी उनकी लैंड थी उनको प्रॉपरली अलोकेट कर दी जितने भी लोग हैं उनके बीच में. ठीक है, एंड व्हाट दे वर बीइंग टोल्ड कि
दे वर अलाउड टू कीप द इनकम, मतलब वो लोग उस लैंड पे जो भी काम करेंगे उससे उनकी जो भी इनकम होगी वो पूरी उनके पास ही रहेगी, लेकिन उनके बदले में उनको सिर्फ एक छोटा सा बहुत कम, दे आर सपोज टू पे अ मिनिमम टैक्स टू द गवर्नमेंट। इससे क्या बेनिफिट हुआ, लोगों को इंकरेजमेंट मिला एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करने के लिए, बिकॉज जो भी वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते वो सब प्रॉफिट, वो सारी इनकम उनके पास होती थी, जबकि ये सारी चीज़ें इंडिया में होनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया ने तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना ने 9 ईयर्स तक सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जबकि ये काम किसको करना चाहिए था, इंडिया को, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के फेवरेबल कंडीशंस थे। इंडिया में हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते थे, बट दैट वॉज नॉट डन इन आवर कंट्री। Okay, so in the first phase this work was done by China. Then in the second phase, students, what China did, industrial sector, okay, they started reform in the industrial sector, मतलब reforms were initiated in the industrial sector. Under this, private firms and village enterprises were allowed to produce goods. यहाँ पे क्या हुआ, प्राइवेट फर्म्स और जितने भी विलेज एंटरप्राइजेज है दे वर अलाउड टू प्रोड्यूस द गुड्स। देखो इसके बाद व्हाट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द फार्मर्स और द इंडस्ट्रियल यूनिट्स दोनों हुई, दे वर ऑब्लाइज्ड टू बाय और सेल द फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, मतलब जितना उनका इनपुट है या जितना उनका आउटपुट है दे वर अलाउड टू बाय एंड सेल, कौन सी प्राइस पे, एट अ प्राइस विच वॉज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, okay, and the rest was sold and purchased at a market price. It means what children, suppose अगर उनमें से किसी ने 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, ठीक है, अगर उन लोगों ने किसी ने 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, सो इसमें से गवर्नमेंट ने उन्होंने क्या कहा, 500 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन आपने किया है वो आप गवर्नमेंट की बताई हुई प्राइस पे फिक्स करेंगे एट गवर्नमेंट्स प्राइस, ठीक है। रिमेनिंग 300 यूनिट्स यू कैन सेल एट द मार्केट प्राइस। इतना फ्रीडम उन लोगों को दे दिया कि इफ़ दे आर प्रोड्यूसिंग 800 यूनिट्स ऑफ गुड्स, हु फार्मर्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूनिट्स बोथ, दे वर ऑब्लाइज टू सेल फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट, मतलब जितना उनका इनपुट है रॉ मटेरियल है या जो भी उनका आउटपुट है, अगर 500 यूनिट्स तक उनको सेल करना है तो गवर्नमेंट के प्राइस पे सेल करेंगे, ठीक है, और उसमें से 300 यूनिट्स जो हैं वो लोग कोई भी प्राइस पे बेच सकते हैं जो कि मार्केट प्राइस होगा। तो दिस इज नोन एज ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। एनी प्रॉब्लम इन दिस? आई डोंट सपोज चिल्ड्रन, आई होप you would have understood all these reforms about China in the first phase as well as in the second phase. So here farmers and industrialists both they were being given freedom for input and output, where they would be given same pricing, means at the when they sell 500 quantity 500 units they would sell at the same pricing system, ठीक है, and later on they would sell at the market price. So this was all about today's class, children. In today's class, we have studied only the development strategy about China, how China achieved this development, in which phases, in 2 phases. First phase was agricultural and foreign trade, and second phase was industrial sector, means उनके industrial sector को growth कैसे मिली. Okay students, so this was all for today. Thank you for watching.